नहीं आता है तो भी मैं आपको समझाऊंगा कि जब हम अपने किसी भी दस्तावेज अथवा डाटा को कंप्यूटर में जिसके माध्यम से सेव करके रखते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं, वही हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती। अगर कंप्यूटर में कंप्यूटर मेमोरी ना हो तो हम किसी भी दस्तावेज को सुरक्षित नहीं रख सकते। हालांकि पहले के जो कंप्यूटर चलते थे उनमें कभी भी मेमोरी नहीं, वो तो चार्ल्स बेबेज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त है हम लोग कि उन्होंने कंप्यूटर में मेमोरी की खोज कर उन्होंने कंप्यूटर का पितामह की उपाधि हासिल की। क्योंकि अगर हम किसी भी चीजों को सुरक्षित ही नहीं रख पाए, जैसे अगर आपको नोट्स ना बनाई जाए तो हम आपको कितना भी पढ़ा लें, वो आप सुरक्षित रख सकते हैं? नहीं रख सकते। सारी चीजें आपको भूल जाए, शायद 1-2% आपको याद रह जाए तो रह जाए, वो भी 2-4 दिन के बाद भूल जाए। तो मेमोरी का मतलब ही होता है भंडारण क्षमता, स्टोरेज। तो कंप्यूटर मेमोरी अतः वह साधन अतः जिसमें हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में अपने मूल दस्तावेज या किसी भी फाइल को सुरक्षित रखने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो किसको जाता है बच्चों? कंप्यूटर मेमोरी। ठीक। इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी कितने डिवाइड में बांटी गई है बेटा? 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या फर्क है, तो प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित अपने प्राथमिक कार्यों के लिए स्टोरेज की जाती है। जैसे अगर देखा जाए कि उसकी स्पीड कैसे चलेगी, उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, या उसमें अगर हमने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करके रखा है, तो वो सारी चीजें आपकी प्राथमिक मेमोरी कहलाती। या अगर हमने कोई प्रोग्राम डाल के रख दिया है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो बायोस के माध्यम से जब आपको प्रदर्शित होती है, जिसे हम लोग जो भी चीजें लिख कर रखते हैं एक बार, तो वो सारी चीजें प्राइमरी मेमोरी में। उसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मतलब द्वितीय मेमोरी। तो अतः वह मेमोरी जिसमें हम अपने मूल दस्तावेज, फाइल्स, वीडियो, डाटा, एवरी चीजों को हम सुरक्षित रखते हैं, तो वह सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। और ये प्राइमरी मेमोरी क्या है? केवल 2, रोम और रैम। सेकेंडरी मेमोरी क्या है बच्चों? हार्ड डिस्क, SSD, CD एंड DVD डिस्क एंड USB एंड फ्लॉपी डिस्क। ये 2 तरीके के होते हैं। मैं आपको बता दूं, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। तीसरी मेमोरी जो होती है वो होती है कैश मेमोरी। एक मेमोरी और होती है, उसे कहते हैं कैश मेमोरी। हालांकि इसका काम हम इनके आधार पर कर देते हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग सॉफ्टवेयर से संबंधित उसके स्टोरेज क्षमता को रखते हैं। जैसे आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेरी फाइल बनती है, तो वो कहाँ जाती है? कैश मेमोरी में जाती है, जिसे हम लोग इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बाद में अपने आप रिफ्रेश करते रहते हैं ना कंप्यूटर को, आप देखते हैं तो वो कैश मेमोरी खाली होती है, भरती है, फिर खाली होती है, फिर भरती है, फिर खाली होती है। इसके अलावा
रोम का क्या तात्पर्य होता है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि रोम का मतलब क्या होता है, तो रोम का सीधा तात्पर्य अगर आपसे पूछ ले कोई, तो इसका तात्पर्य होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड साफ साफ कह रहा है कि इसमें जो काम होता है, इसमें केवल पढ़ने का काम होता है। कौन सा काम होता है? पढ़ने का। इसमें आप कोई हेर फेर बदलाव या इसमें कोई नई चीजें नहीं डाल सकते। बात समझ आया? एक बार जो प्रोग्राम बन गया वो आपको एक बार बता दिया कि भैया रीड ओनली मेमोरी, केवल आप उसे पढ़ सकते हैं। समझ आया मेरे बच्चों? इसके अलावा यह कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए निर्देश रैम के विपरीत रोम को नहीं दिया जा सकता। यह नॉन वेटेलाइट है, जिसका तात्पर्य है एक बार जब आप कंप्यूटर को बंद कर दे तो जानकारी वही रहेगी। मतलब इसमें एक बार आपने कंप्यूटर लिख दिया तो आप जितने बार बंद करो चाहे जितने बार चालू करो, केवल वही चीज आपको बार बार दिखाई। इसका जीता जागता सबूत मैं आपको दिखा दूं। आप लोग फोन यूज करते हो, फोन या कंप्यूटर, तो जब आप कंप्यूटर अथवा फोन को यूज करते हो तो कोई अगर मान लेते वीवो का फोन है तो वीवो लिखा आएगा, सैमसंग का फोन है तो सैमसंग लिखा आएगा, या किसी अदर कंपनी का फोन है, एप्पल का फोन है तो एप्पल का लोगो बना आएगा। सही बात है ना? तो ये सारी चीजें जो बनती है, प्रोग्रामिंग जो होती है, वो रोम पर उसे सिर्फ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें आप कोई जल्दी बदलाव नहीं कर सकते। आप 1000 बार मोबाइल को फॉर्मेट कर लीजिए, स्विच ऑफ स्विच ऑन कर लीजिए, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, भला सैमसंग के अलावा वीवो लिख जाएगा क्या सैमसंग के फोन में? कभी ऐसा संभव है कि आपका नाम बोलने लगे भैया ये फलाना का फोन है, लो भैया ओपन हो गया? तो ऐसा संभव नहीं। ये सारी चीजें हम लोग रोम पे ही करते। समझे? तो रोम कितने प्रकार की होती है? रोम 3 प्रकार की। कितने प्रकार का तुमने करे बच्चों? 3 प्रकार की। पहला है पी रोम, जिसे प्रोग्रामर अथवा प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है। प्रोग्राम मतलब हमने एक बार किसी चीज को लिख दिया तो उसे हम बाद में मेट नहीं सकते हैं, अथवा उसे हम इरेज नहीं कर सकते। तो ये रोम जितने भी आप फोन यूज करते हैं, जितने भी महंगे महंगे लैपटॉप यूज करते हैं, तो ये सब उसी में लगे हैं। और ये ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। अतः हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई गलती हो गई कुछ दिनों के बाद, तो उसमें हम दोबारा उसे इरेज करके दोबारा प्रोग्राम डाल सकते हैं, जबकि इसमें ये चीज संभव नहीं है। तो ये सारे अलग अलग है। और तीसरा नंबर है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामर रोम रीड ओनली मेमोरी, EEP। अतः ये प्रोग्राम के माध्यम से हम उसे इरेज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई संभव नहीं हो पाता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से उसमें सारे प्रोग्राम को डिलीट करके उसमें नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं। बात समझ में आया? तो यह एक विशेष प्रकार का पी रोम होता है। कौन सा? जिसमें हम विद्युत आवेश में लाकर इनके प्रोग्राम को मेटते हैं तथा दोबारा विद्युत बंद होने पर भी यह कांटेक्ट को बरकरार रखता है। इसके अलावा अन्य रोम की तरह EEP रोम भी एक प्रकार का रोम ही होता और यह
फ्लैश मेमोरी के समान। बात समझ आए? तो ये चीजें सबसे अच्छा रैम, ये वाला रोम ये होते हैं, और ये भी, ये एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद इसमें हम दोबारा प्रोग्राम नहीं लिख सकते, बल्कि अगर इसमें हम इसमें हम इरेज करके प्रोग्राम में हेर फेर बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इसमें विद्युत के माध्यम से विद्युत आवेश को डाल करके इस प्रोग्राम को इरेज कर देते हैं, और यह सबसे अच्छा रोम पाया जाता। बात समझ है? ये थोड़ा महंगा होगा इन रोम से। अब बात करते हैं दूसरा, रैम। तो रैम का क्या तात्पर्य है? रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या तात्पर्य है? यह कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी या सीपीयू द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? एक अस्थायी मेमोरी। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, जब तक आप उसे सेव नहीं करते, जब तक आप उसे सुरक्षित नहीं करते, तब तक बेटा वो कहाँ रहता है? रैम में रहता है। कहाँ रहता है? रैम में रहता है। और प्रोग्राम चलने से पहले प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है, जो सीपीयू को प्रोग्राम तक सीधे पहुंचाने की अनुमति देता है। कौन देता है मेरे प्यारे बच्चों? रैम। जब तक उसे आप सेव का ऑप्शन नहीं देंगे, उसके अलावा वो सेव ऑप्शन सीपीयू में जाकर के रैम से नहीं मिलता है, तब तक आपकी फाइल सेव नहीं होती। सही बात है ना? अगर आप कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, उसमें अनसेव कर देंगे, डोंट सेव, तो वो सेव नहीं होगा। लेकिन जब तक आप काम करते हैं, तब तक वो इन मेमोरी में नहीं जाता। आप याद रखिएगा, इन मेमोरी में नहीं जाता है, वो रहता कहाँ है? रैम में रहता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार। अब DDR3 आ गया है, DDR2 आ गया है, ठीक है। अब कई प्रकार के आते हैं। अब मान लेते हैं कि तुम्हारा एस रैम, पहला क्या है? पहला होता है डी रैम। यहाँ पे डी रैम शायद नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ये 2 बार शायद लिख गया है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे हम डी रैम लिखते हैं, क्योंकि एस रैम ये भी लिखा है, एस डी रैम लिखा है। तो डी रैम पहला रैम होता है जिसे डायनामिक, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और इसका जो काम होता है, यह एक प्रकार की मेमोरी है जो अधिकांशतः पर्सनल कंप्यूटरों में इसका उपयोग किया जाता है। अब पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं? जैसे आपके लैपटॉप, आपके ये जो जिसमें सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल्स, ये सारी चीजें आपके पर्सनल कंप्यूटर आप स्वयं यूज करते हैं। तो डी रैम ज्यादातर किसमें प्रयोग किया जाता है? पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। अगर बात करते हैं एस रैम की, तो यह एक स्टैटिक, कौन सा रैम मेरे प्यारे बच्चों? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। पहले है डी रैम, फिर है एस रैम, और फिर तीसरे नंबर पे आता है एस डी रैम, चौथे में आता है DDR रैम,
पांचवें में आता है DDR3 रैम। तो 2 और 3 का मतलब होता है जनरेशन, उसमें कोई नई चीजें ला करके पुरानी चीजों को अपडेट करके नया ऑप्शन बना देना, जो DDR2 और DDR3 है। समझ है? तो हम बात कर रहे थे SRAM के बारे में। तो यह एक कॉमन DRAM की तुलना से अधिक तेज एवं विश्वसनीय है। इसके मुकाबले ये DRAM के मुकाबले SRAM काफी तेज ग्रो काम करता है, उससे तेज गति से काम करता है। कौन काम करता है मेरे प्यारे बच्चों? SRAM। और ये विश्वसनीय भी काफी तेज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके भी कैटेगरी है, SRAM की भी कैटेगरी है, जहां पे हम बात करते हैं L1, L2 और L3, ये सारे आपको पाए जाते हैं। ठीक है? इसके अलावा इसका प्रयोग हम कैश मेमोरी के रूप में करते हैं। किस मेमोरी के रूप में करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कैश मेमोरी के रूप में SRAM का प्रयोग करते। ठीक है? ना आपको समझ आया? तीसरा है आपका SDRAM। SDRAM का मतलब होता है यह सिंक्रोनस। कौन सा है? SDRAM का मतलब होता है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका पूरा नाम होता है। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? यह रैम एक नए प्रकार का DRAM होता है। कौन सा रैम होता है? DRAM होता है। ये नए प्रकार का रैम, ये पुराना हो गया, क्या हो गया? पुराना, और ये हो गया नया, मतलब उसमें बदलाव कर दिया गया। ठीक है? तो जो पारस्परिक मेमोरी की तुलना में बहुत ही तेज गति से काम करने वाला रैम पाया जाता है। किसके मुकाबले? DRAM के से तेज काम कौन करता है? SRAM। फिर इससे तेज कौन काम करता है? SDRAM। ठीक है? तीसरा नंबर पे अगर हम बात करते हैं, चौथे नंबर पे, तो जिसका नाम है DDR2 रैम। इसका तात्पर्य होता है, ये जो DRAM आपको दिखाई दे रहा है, इसी का संक्षिप्त, इसी का विस्तृत रूप फिर ये आ जाता है। इससे काफी SRAM से भी बड़ा होता है DDR2, डबल, मतलब इसके पास डबल शक्ति होती है। क्या होती है? डबल डेटा रेट सिंक्रोनस। और सेकंड नंबर, ये जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसका पूरा नाम कैसे पढ़ लीजिए? डबल डाटा रेट 2। क्या है? 2 सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह DRAM दो जोड़कर बनाए जाते हैं, जिसमें एक DRAM होता है और दूसरा DDR, जो अपने दोनों की तुलना में अधिक गतिमान होता है। इन दोनों को मिला करके इसका प्रयोग किया गया है, जो इन सभी के तुलना में ये वाला रैम अभी तक सबसे ज्यादा तेज पाया गया। और रैम का काम ही होता है कि अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना। ना ही 16 GB का रैम, ना ही 32 GB का रैम लगाने से कंप्यूटर में स्पीड नहीं बढ़ती है। कंप्यूटर में अच्छी क्वालिटी का विशेष रैम लगाने से उसकी स्पीड बढ़ती है। और ये रैम महंगे होते हैं, काफी महंगे होते हैं। फिर तीसरा है DDR3। इसका भी मतलब यही है कि डबल डाटा रेट 3 सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है।
यह डी रैम का बिल्कुल नया प्रकार है जो अब तक के सभी रैम की तुलना में सबसे तेज गति एवं सबसे तेज विश्वसनीय वाला, इसकी स्पीड एवं सबसे तेज होगी इसकी DDR3 रैम। सबसे तेज गति करने वाला रैम कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? DDR3S रैम। सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय एवं शुद्धता हमें कौन देता है? इस DDR3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? वह मेमोरी जो कंप्यूटर सिस्टम के बाहरी दस्तावेजों को सेव करने का जो काम है। जो बाहर से हम कोई डाटा को डालते हैं कंप्यूटर में, तो उसको जो सेव करने का काम कौन करता है? सेकेंडरी मेमोरी करता है। और यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में पाया। इंटरनल मतलब जो कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, और ये दो चीजें, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और SSD, ये दोनों चीजें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में आते हैं। जबकि USB और कॉम्पैक्ट डिस्क केवल एक्सटर्नल में ही प्रयोग किए जाते हैं। इतना आप याद रखिए, ठीक है। अब जैसे इसमें SSD का मतलब हार्ड डिस्क, पहला जो है आपका सबसे पहला जो सेव करने का काम कहां से आया है? फ्लॉपी डिस्क से आया। कहां से आया है? फ्लॉपी डिस्क एक कंप्यूटर मेमोरी की तरह होता है। जैसे आप चिप जानते होंगे जो कैमरे में लगती इतनी बड़ी बड़ी, उससे भी बड़ा फ्लॉपी डिस्क होता था आप, ठीक है। तो ये केवल 2 से 50 MB तक ही इसको बनाया गया था। इससे ऊपर इसमें हम डाटा सेव नहीं कर सकते। 50-100 MB तक, इससे ज्यादा नहीं। फिर इसके बाद आई आपकी SSD जो अब टेराबाइट तक चलते हैं। GB छोड़िए, TB चलना चालू हो गया है। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये सारी चीजें हम आपको आने वाले कल में स्टोरेज के बारे में समझाएंगे कि ये इसकी मतलब इसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं। इसकी गणना करते हैं बिट, बाइट, उसके बाद किलोबाइट, फिर है मेगाबाइट, फिर है गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, और इसके अलावा है योगाबाइट, जीजाबाइट और बाइनोटिक बाइट एंड 1 प्रोबाइट, ठीक है। तो कई प्रकार के इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो हम लोग सबसे ज्यादा चलाते हैं वो चलाते हैं टेराबाइट। जो कंप्यूटर में लगती है वो लगती है टेराबाइट, जो पर्सनल कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो SSD हो। इसका उदाहरण SSD, समझ आया? ये हार्ड डिस्क लगाने से कंप्यूटर थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन SSD लगाने से कंप्यूटर फास्ट चलने लगता है और इसमें डाटा को खराब होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। बात समझ आए? तो हम SSD में ज़्यादा लोड नहीं देते हैं, क्योंकि जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम और फास्ट चलने लगे। बात समझ आए आपको? इसके अलावा कॉम्पैक्ट डिस्क जो केवल MB से लेकर के GB तक चला है। कहां तक चला है? MB से लेकर के GB तक जो स्टोरेज क्षमता करता है, कौन करता है? USB इस समय अभी भी टेराबाइट तक आने लगा है। तो चाहे USB हो, चाहे SSD हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, SSD सबसे महंगा पड़ता है। हार्ड डिस्क और USB से महंगा SSD पड़ता है। सबसे पैसे की बात की जाए तो सबसे महंगा ये पड़ता है, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें आपको समझाया है।
आज मैंने आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में एकदम संक्षेप में अच्छे से समझा दिया है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पे हम आपको समझाएंगे कि हार्ड डिस्क होती क्या है पहली दफा, और हार्ड डिस्क के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तब तक धन्यवाद। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। और जाते जाते एक शब्द कहना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी मिलती नहीं है हमें अपने लक्ष्य को। पसीने के साथ साथ खून भी बहाने पड़ जाते हैं कभी कभी अपने लक्ष्य को पाने। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो केवल अब पसीने बहाने से आपको लक्ष्यता की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए आप जोर से मत डरिए और निरंतर अपने कार्य को करते रहिए। जितनी भी पीड़ा आपके अंदर हो उस पीड़ा को सहते रहिए, और जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे आने वाला कल, क्योंकि कामयाबी ही सब लोग देखते हैं। आप कितने साल से मेहनत कर रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, ये कोई देखने वाला नहीं है। आपके दर्द को आपके अलावा इस संसार में कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। ये आप लिखित रूप से या आप अपने आप अनुभव करके जान सकते हैं कि आपके दर्द को आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। और दर्द और खुशी जिंदा लोगों की ही होती है, मुर्दों को दर्द और खुशी नहीं होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद एंड शुभ रात्रि।